Hello students, I am going to teach today class 8 Social Science chapter 20 the Indian Constitution and its legal framework. At first student we will study about the newsmaker. It has given in your book the point newsmaker. In newsmaker we will study about some very recognition people related to this subject. Okay, so here it is given about Mr. Prem Bihari Narayan Raizada. Born on 1901, Mr. Prem Bihari Narayan Raizada was an Indian calligrapher. He is notable for being the calligrapher who hand wrote the Constitution of India. Students, once I am going to discuss you about that Nehru asked what he would charge to Raizada, that what he would charge for handwriting the constitution. Raizada replied, not a single penny. By the grace of God, I have all the things and I am quite happy with my life. But I have one reservation. What Mr. Narayan Raizada, what he said, that I want one reservation. मुझे एक रिजर्वेशन चाहिए. That on every page of constitution, हर एक constitution के हर एक पेज में I will write my name. And on the last page I will write my name along with my grandfather name. तो स्टूडेंट जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, उन्होंने he was an Indian calligrapher. उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से लिखी है और उन्होंने ये रिजर्वेशन किससे लिया था? मिस्टर नेहरू से उन्होंने कहा था कि मुझे एक रिजर्वेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक पेज पर मेरा नाम होना चाहिए. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू दैट यू आर गोइंग टू स्कूल. आप लोग स्कूल जाते हो, है ना? तो स्कूल में हर एक चीज का टाइम आपका फिक्स्ड रहता है. मीन्स द टाइमिंग, जब आप स्कूल पहुंच रहे हो आपका अटेंडेंस का टाइमिंग, ठीक है, आप कब लंच कर रहे हो, देन आफ्टर योर पीरियड्स टाइमिंग, कौन सा पीरियड कितने बजे लग रहा है, ये सब कुछ आपका फिक्स रहता है ना? आपका गेम्स कब होगा, देन आफ्टर स्कूल गेट ओवर ऑल्सो. सो दीज आर द थिंग्स which has already fixed. Then after about the rules and regulations of the school. आपको स्कूल में कैसे रहना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये सब कुछ आपका पहले से फिक्स्ड रहता है. इमेजिन इफ दीज थिंग्स आर नॉट फिक्स्ड. आप इमेजिन करिए अगर आपका अटेंडेंस का टाइम फिक्स ना हो तो कोई भी बच्चा किसी भी समय पे आएगा, है ना? कोई भी स्टूडेंट कितने भी टाइम पर आएगा, कोई अटेंडेंस की टाइमिंग नहीं रहेगी, कोई लेट आएगा, कोई जल्दी आएगा. लंच का टाइमिंग फिक्स ना हो तो आप मतलब आपको कोई बच्चा किसी भी टाइम लंच कर रहा है, कभी भी लंच कर रहा है, मतलब एक तरह से पूरा मैस हो जाएगा पूरा. अगर अब किसी भी चीज का रूल रेगुलेशन और टाइमिंग फिक्स ना हो तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक तरह से ब्लंडर हो जाएंगी. ठीक है, पीरियड का टाइमिंग फिक्स ना हो, कोई भी पीरियड कितने बजे तक भी चलेगा, कोई बड़ा पीरियड हो जाएगा, मतलब किसी की टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी, किसी की टाइमिंग कम हो जाएगी. गेम्स का शेड्यूल अगर डिसाइड ना हो तो हो सकता है आप लोग दिन भर खेलें, है ना? और गेट ओवर टाइम, अगर गेट ओवर टाइम डिसाइड नहीं होगा तो आपको आपके पेरेंट्स कितने बजे लेने आएंगे इसका कुछ भी अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते. मतलब इफ दीज थिंग्स आर नॉट डिसाइडेड, सो व्हाट हैपन, इट विल जस्ट लाइक अ हैप्सर. सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड, पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है. So if I will ask you why these rules we have, so we can say that these rules keep everything organized and managed. Okay, so without rules everything will become haphazard. If we don't have these rules, so you can imagine what will happen. Every school has rules such that each student learn discipline and gets proper education. Not in school only, अगर बेटा ये सारे रूल्स सिर्फ स्कूल में ही नहीं होते हैं. अगर हम बात करें इन ऑफिस, इन अ बैंक और अ हॉस्पिटल, also everywhere are every means place is having some certain rules. So rules are very important.
Okay, every place has rules for proper functioning. Because of these rules, so we are talking about a school here. हम लोग यहाँ पर एक स्कूल की बात की है बच्चों. स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, है ना? So many students are these to manage, or manage them is really very hard. But what about our country? What about our country? अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जब स्कूल मैनेज करना इतना मुश्किल होता है, तो अगर हम किसी कंट्री की बात करें तो आवर कंट्री हैज सो मैनी पीपल. हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं. सो इवन अ कंट्री रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ रूल्स. हमारी कंट्री को भी क्या चाहिए? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए टू मैनेज डिफरेंट अफेयर्स ऑफ द कंट्री. So every country need a constitution. So what is a constitution? A constitution is a set of rules and regulations according which a country should run. किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको डिजाइन करने के लिए, जिसको फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी, जिसको हेड किसने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट of the constitution, and he headed the constitute assembly. It took around 2 years, 11 months and 18 days to frame our constitution. हमारा constitution बनाने में कितना समय लग गया था? 2 years, 11 months और 18 days. और ये बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरीके से तैयार हो गया था. It is our constitution. Constitution of India is the largest constitution with 395 articles, 22 parts and 12 schedules. हमारा जो इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो अगर हम देखें तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. Every democratic countries have their own constitution which define rules and regulations which help in running the affairs of the country. जो country को अपने अंदर अपने इंटरनल में रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्न करने का अधिकार देता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The Constitution of India was enacted on 26th November 1949. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेडी हो गया था बनके, और उसी दिन से उसके कुछ पार्ट्स इफेक्ट में भी आ गए थे. उसे 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे मेंबर्स थे उस समय, उन्होंने सबने उसमें साइन किया और उसी दिन से इसको अपना लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. ये इफेक्ट में कब आया पूरी तरीके से? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रेम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अकॉर्डिंग टू इट्स preamble of Constitution of India, the Union of India. The Union of India means इंडिया क्या है? यूनियन है एक तरह, है ना, जो स्टेट्स का यूनियन है. इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स को मिलकर क्या बना है? हमारा इंडिया बना है. तो द यूनियन ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. I will define each and every word just now. I will define it. So according to its preamble, India क्या है? The Union of India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
if we will talk about the Indian Constitution preamble, the first word comes in sovereign. Sovereign means beta India is a independent country who can manages its internal matters. इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो कि अपने इंटरनल मैटर्स को, अफेयर्स को खुद सॉल्व कर सकता है. कोई भी एक्सटर्नल पावर, किसी भी तरह की एक्सटर्नल पावर, बाहरी कंट्रीज जो हैं, इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट कंट्री मतलब हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि हमें किसके साथ व्यापार करना है, मतलब इंडिया को बाहर किसके साथ व्यापार करना है, नहीं करना है, किन देशों के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, किसके साथ मतलब अच्छे रिश्ते हैं, नहीं है, तो ये सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? इंडिया खुद डिसाइड करेगा. नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेयर इन इंडियाज इंटरनल मैटर्स. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट वर्ड जो है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 1949 में, और तब ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये उसमें प्रेम्बल में नहीं था, इंडिया के प्रेम्बल में नहीं था. इन 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस वर्ड को ऐड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में. इसका मतलब अगर हम लोग समझें तो सोशलिस्ट वर्ड को हम कम्युनिस्ट थ्योरी से भी रिलेट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का या तो होलली या पार्टली कंट्रोल होगा. पर प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट. इस वर्ड को किस लिए ऐड किया गया है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट. पोवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इनको सबको स्टेट से हटाने के लिए, ये सारी चीजों को सोसाइटी से खत्म करने के लिए ये सोशलिस्ट वर्ड जो है इसे प्रेम्बल में ऐड किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर. सेक्युलर ऑल्सो एट द टाइम ऑफ व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन is being in effect on 26 जनवरी 1950, सेक्युलर वर्ड भी उसमें हमारे प्रेम्बल में नहीं था. ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रेम्बल में इंसर्ट किया गया है. ठीक है. इसका मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं, सेक्युलर मीन्स स्टेट हैज नो रिलीजन. किसी स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं होगा. इंडिया हैज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. इंडिया का पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा. पर इंडिविजुअल देखा जाए, अगर कोई पीपल है, लोग हैं, दे कैन फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट देयर रिलीजन. आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हो. उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन रन करना है या कोई स्कूल चलाना है अपने रिलीजन को फैलाने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी मैनेज कर सकते हो. ठीक है. इसका मतलब हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि इक्वली ट्रीटिंग टू एवरी रिलीजियन, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर. द फोर्थ वर्ड इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक में हम लोग दो चीजें समझते हैं. डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल. मीन्स रूल ऑफ द पीपल, जहां पर जनता का शासन चलता है, उसे हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, है ना. यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया में, बाय द विल ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट कैसे बनती है? लोग जो चाहते हैं वो वैसी गवर्नमेंट चुनते हैं, बनाते हैं. ठीक है. जैसे आफ्टर 18 years एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री गेट द राइट टू वोट. 18 साल के बाद हर एक भारत के नागरिक को ये अधिकार है कि वो वोट दे सके, है ना. अपना ही हैज द राइट टू कास्ट देयर वोट. इस तरह से हमारी सरकार क्या है? डेमोक्रेटिक है, जो जनता के लिए काम करती है और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है. दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हमारे यहाँ इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. लास्ट वर्ड इज रिपब्लिक. रिपब्लिक की अगर हम लोग देखें तो रिपब्लिक में हमारा रियल हेड देखेंगे बेटा, ये होता है पीएम, है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर. नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट. बोथ पर्संस आर इलेक्टेड, दोनों को ही इलेक्ट किया जाता है. ये नॉट नॉमिनेटेड बाय द हेरिडिटी, मतलब इनको किसी भी तरह से
मतलब पीढ़ियों के द्वारा शासन नहीं किया जाता। जैसे हम लोग मोनार्की में पढ़ते थे, मोनार्की सिस्टम में क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है वो हमारा हेड होता है, हमारे गवर्नमेंट का हेड होता है। स्टेट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इलेक्ट किया जाता है, उनको चुना जाता है। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये जस्ट अपोजिट है यहाँ पर, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ मोनार्की भी इसको बोल सकते हैं। रिपब्लिक का मीन्स जनता के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाना ही क्या है, रिपब्लिक गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने प्रेम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हमारे प्रेम्बल में दिए हुए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सबके बारे में समझा कि आखिर में इसका मतलब क्या होता है। Now I am going to explain key features of the Indian Constitution. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। फेडरल मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड पंचायत एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पर क्या है, पंचायत है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस डिफाइन देयर पावर एंड देयर सोर्स ऑफ इनकम, what work they have to perform, it all decided by the constitution of India. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरा डिसाइडेड है कि ये पूरी गवर्नमेंट्स जो है ये किस तरह से अपना वर्क करेंगी, किस तरह से वर्क परफॉर्म करेंगी। तो पहला मेन फीचर है इसका फेडरलिज्म, मींस एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। The second feature is parliamentary form of government. Parliamentary form of government means the parliament is the supreme institution and represents the people. जो parliament है वो supreme institution है जो कि लोगों को represent करता है। According to universal adult franchise, citizens elect the representatives for the parliament which is a legislative body. तो पार्लियामेंट के लिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, पीपल ऑफ इंडिया, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, लोग हैं इंडिया के, वही इलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट एवरी adult means above 18 year old, every citizens has right to vote, right to elect their representative. यहाँ पर क्या होता है, means party with the highest number of representatives in parliament forms the government. जिसकी पार्टी के ज्यादा MPs होते हैं वो अपना पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाता है। लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट होल्ड्स द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट है उनके पास रियल एग्जीक्यूशन पावर्स होती हैं एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के प्रति, लोगों को आंसर देने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिवली एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। The third feature is separation of powers. Separation of powers means, as you know, that there are the three organs of the state: the legislature, the executive and the judiciary. Power is divided among the three organs of the government. Okay, it is not concentrated on the one hand. All these three organs are at equal level. All these three organs are at equal level. If we will talk about the legislature, legislature means the parliament, the law making body means Lok Sabha and Rajya Sabha. The executive means enforces the law made by the parliament. जो parliament laws को बनाता है उनको execute करना किसके हाथ में होता है, executive body के हाथ में। The judiciary, the system of courts, courts means Supreme Court, High Courts, local courts,
So these are the three organs which have divided the पार्ट्स किसी एक हाथ में नहीं होती है, पूरी जो शक्तियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसी एक के हाथ में नहीं है, ये डिवाइडेड है इन तीनों ऑर्गन्स में, इन तीनों पार्ट्स में, एंड ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. The fourth is fundamental rights. The Constitution guarantees certain rights to people of India to live their life freely. Okay, so we will read this in our next chapter. Next chapter में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है. कुछ मैं इसके बारे में बता दूं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, right to freedom of religion. मीन्स हमको कैसे फ्रीडम मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता दी है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो ये हमने पढ़ा की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. Next important point is the constitution and the legitimacy of law. Legitimacy. What is legitimacy? Legitimacy means using the power as well as authority awarded by the people legitimately. Means हमारे ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल होता है बेटा, और ये कंट्रोल हमने उनको दिया है. हम किसने दिया है? हमने दिया है. पावर और अथॉरिटी जब दोनों ही साथ में होती है तो उसको हम लोग लेगिटिमेसी बोलते हैं, और इसका सही उपयोग करना किसके हाथ में है? हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है. हम अगर देखें तो हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का हम पर क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल है, और उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने का मतलब पालन हमें करना पड़ेगा. और ये पावर उसने किसने दी है? उनको हमने ही दी है. हमने जो कंसेंट दिया है गवर्नमेंट को, सीजी गवर्नमेंट को, तो वो हमारे ऊपर गवर्न कर सकती है. ये पावर हमारे द्वारा ही उसको दी गई है. दैट इज कॉल्ड द लेगिटिमेसी. Okay, the next important point is the importance of law in society. ये आपकी बुक में दिया हुआ है जो नेक्स्ट पॉइंट है, importance of law. लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ मतलब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. द फर्स्ट पॉइंट वाई लॉ इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीस. हमारे चारों तरफ सोसाइटी में शांति स्थापित करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए क्या है? लॉ जरूरी है. द सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी बीच में झगड़े वगड़े होते हैं या किसी तरह का कुछ भी देखते हैं जो हम तो ये सारी चीजों को सॉल्व कौन करता है? लॉ के ही अकॉर्डिंग ये सारी चीजें सॉल्व की जाती हैं, लॉ ही होता है. नंबर 3 इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, एज ए ह्यूमन जो हमको अधिकार दिए गए हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी क्या? लॉ जरूरी है. नंबर 4 इज मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट्स. रिलेशनशिप्स को बनाए रखने के लिए सब्जेक्ट्स के बीच में, लाइक सेंट्रल एंड स्टेट, या फिर एज अ टू ह्यूमन, और हम गवर्नमेंट की बात करें, लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें, लोगों की बात करें, तो उनके रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए भी वी नीड लॉ. द फिफ्थ नंबर इज पनिशमेंट. अब पनिशमेंट क्यों? अगर कोई एक्यूज्ड है, किसी ने कुछ गलत किया है, तो विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए उसको क्या जरूरी है? कि एक्यूज्ड को पनिशमेंट मिले. और ये कब होता है? जब हम उसको या तो कोर्ट में उसका केस चलता है, तो इसके लिए भी क्या जरूरी है? लॉ. अकॉर्डिंग टू लॉ द पनिशमेंट किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? लॉ के अकॉर्डिंग. नंबर 6 इज प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूचर. हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए भी क्या जरूरी है? लॉ जरूरी है. अगर कानून नहीं बनाए जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? जो प्रोडक्शन है उसका उपभोग करेंगे, मतलब जो हमारी चीजें जो अवेलेबल है नेचर में उसका लिमिट से ज्यादा कंज्यूम करेंगे. तो दैट इज वाई द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूचर वी नीड लॉ. तो इस तरह देखते हैं हम लोग कि लॉ कितना इंपॉर्टेंट है. The next topic is laws and decent. Laws and decent means, student, you have seen that we often hear about people taking out processions or rallies or sitting on hunger strikes. Okay,
अगेंस्ट ऑप्रेसिव और अनजस्ट लॉस। जब सरकार या गवर्नमेंट हमारी कोई ऐसा रूल बना देती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं होता, पब्लिक फेवर में नहीं होता है, तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या, दे आर टेकिंग आउट द प्रोसेशंस, है ना, रैलीज निकालते हैं, हंगर स्ट्राइक्स पे बैठते हैं। तो ये एक तरह का डिसेंट होता है ना। डिसेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेमोक्रेसी में, as it is expresses people's freedom to oppose a law that violates their interest, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट को वायलेट करता है। तो a brief discussion on the salt satyagraha led by Mahatma Gandhi and during the colonial period and the anti-liquor campaign launched in 1991 in Andhra Pradesh will give you a better understanding of what makes decent so important। हमने यहाँ पर दो केस स्टडी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, द सॉल्ट सत्याग्रह एंड द एंटी लिकर कैंपेन इन 1991। पहला बेटा द सॉल्ट सत्याग्रह लेड बाय द महात्मा गांधी। आपको सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, व्हाट दे हैव डिसाइडेड, दे हैव एग्जीक्यूट अ सॉल्ट लॉ। According to that salt law imposed by the British government in 1882, the collection or production of salt by anyone without the permission of the colonial authorities was declared unlawful. Besides, a tax was also imposed on salt which affected the common people. It affected the poor the most as they could not use salt anymore, which was considered a staple in Indian diet. तो उसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी he initiated the civil disobedience movement in 1929-30 by launching a symbolic campaign against the salt law. On 12th March 1930, he marched with 80 of his followers from Sabarmati Ashram to the coastal village of Dandi in Gujarat. On his 241-mile long march, he addressed large crowds of people. With each day, a growing number of people joined his march to Dandi as well. At Dandi, Gandhiji picked up a small lump of natural salt out of the coast of the Arabian Sea and defied the salt law on 6 April 1930. Similarly, the anti-liquor campaign in 1991. In 1991, what happened, beta? A group of women from the Dubagunta village of Nellore district in Andhra Pradesh began a protest movement against the widespread practice of alcoholism amongst the male members of their families. है ना, the problems arising from the consumption of arak by the male members of their families forced the women to start a struggle or for banning the sale of cheap liquor produced by the government. The movement was a strong expression of the empowerment of the women at local level. It clearly showed how citizens could mobilize support on important issues and force the government to take action against a practice that was harmful for the society. So we have read about this chapter in topic wise, and now it is the last topic. Okay, you have to see this video again and again. And if you have any doubts that directly you can contact to me. So every country need a constitution. So what is a constitution? A constitution is a set of rules and regulations according which a country should run. किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको डिजाइन करने के लिए, जिसको फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी, जिसको हेड किसने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट of the constitution and he headed the constitute assembly.
around 2 years, 11 months and 18 days to frame our constitution. हमारा constitution बनाने में कितना समय लग गया था? 2 years, 11 months और 18 days. और ये बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरीके से तैयार हो गया था. It is our constitution of India is the largest constitution with 395 articles, 22 parts and 12 schedules. हमारा जो इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो अगर हम देखें तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. Every democratic countries have their own constitution which define rules and regulations which help in running the affairs of the country. जो country को अपने अंदर अपने इंटरनल में रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्न करने का अधिकार देता है. So constitution is a very important document of a country.